अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नोटरी पब्लिक एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्ट हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं और क्या ये एक्ट इतना ही कोई कंपलसरी है कि जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आ सकता है। लास्ट टाइम 2022 के अंदर नोटरी पब्लिक एक्ट से 1 से 2 सवाल पूछे गए। अक्सर स्टूडेंट्स का जहन माइंड जो है इस साइड पे नहीं जाता कि कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने चाहिए, क्या माइनर एक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमें माइनर एक्ट्स भी गो थ्रू करने चाहिए। तो मैं आप सबको एक बात बताता चलूँ कि देखें, अक्सर स्टूडेंट्स जो है स्क्रीनिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे तकरीबन कोई एक स्टूडेंट ऐसा था कि जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट था और मुझे 100 में से 95% ये लगा कि वो सीट क्रैक कर जाएगा। इट मीन्स कि वो इंटरव्यू भी क्रैक कर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रीनिंग के अंदर रह गया। नाम नहीं लूँगा, स्क्रीनिंग के अंदर फेल हो गया। अब क्या स्क्रीनिंग इतनी कोई मुश्किल है? स्क्रीनिंग थोड़ी बहुत ट्रिकी होती है और स्क्रीनिंग में वहाँ से उन पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं जो पोर्शंस निगलेक्टेड पोर्शंस ऑफ लॉ, यानी कि वो लॉज जो आपने कभी पढ़े नहीं, वो लॉज जो कि आपने जिन पर कभी फोकस ही नहीं किया। आप फोकस करते हैं अक्सर मेजर एक्ट्स पर और माइनर एक्ट से ही स्क्रीनिंग बनती है। तो खैर, डिटेल क्लासेस के अंदर हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए और कौन कौन से एक्ट्स हैं जिस पर आपको कम फोकस रखना चाहिए। तो चले, हमारा आज का जो ये ऑर्डिनेंस है, नोटरी पब्लिक ऑर्डिनेंस, सबसे पहले डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 14 जून 1961 है। 14 जून 1961। फर्दर मोर फिर उसके बाद प्रीएम्बल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वेयर इज टू एक्सपेडिट टू प्रोवाइड फॉर एंड रेगुलेट द प्रोविजंस ऑफ नोटरीज इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर नोटरीज के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के ये एक पास हुआ। नोटरीज के कौन कौन से पावर्स हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ये हमेशा हम सेक्शन 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम सेक्शन 1 को भी गो थ्रू करें। शॉर्ट टाइटल एंड commencement. Short title, this ordinance may be called Notary's Ordinance, Notary Public Ordinance या Notary's Ordinance. It extends to the whole of Pakistan. It shall come into force. Official government may be notified as appointed, यानी कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकती है नोटरीज को। फर्दर फिर डेफिनेशन क्लासेस, डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहला जो वर्ड आ जाता है वो आ जाता है इंस्ट्रूमेंट का। फिर सेकंड वर्ड आ जाता है हमारे पास लीगल पिटिशनर। फिर थर्ड वर्ड आ जाता है आपका नोटरी। और फिर फोर्थ वर्ड आपका आ जाता है रजिस्टर। सबसे पहले क्या बात करता है? इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन कुछ और है। एक्चुअल जो डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आपको मिलेगी कि विच कन्वेज अ राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको हम इंस्ट्रूमेंट का नाम देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट, बाय विच एनी राइट, liability purports to be created, purports to be created, transferred or modified। यानी कि किसी का राइट, लाइबिलिटी जो कि क्रिएट की जाए, ट्रांसफ़र की जाए या फिर उसको जो है फर्दर मॉडिफाई किया जा सके, उसको हम इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे। या फिर लिमिट करे या फिर एक्सटेंड करे या सस्पेंड करे। अब देखिए यहाँ पर
इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया आपको कि इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन नोटरीज ऑर्डिनेंस के तहत ये है और ये फर्दर डील करेगी इस पूरे एक्ट की तरफ। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर्ड हो एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कन्वे करे राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको हम नाम देंगे इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको मिलेगी कहाँ से? सेक्शन आर्टिकल 2 सब क्लास बी के अंदर, सब क्लास बी के अंदर मिल जाएगी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। फिर फर्दर आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 33 के अंदर। ठीक है, अब जब डॉक्यूमेंट की बात की जाएगी कि डॉक्यूमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो आप सबको पता है कि कोई भी चीज़, लेटर, फिगर, मार्क, किसी भी चीज़ पर अगर कोई तहरीर लिखी है तो वो क्या है? वो आपका डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने कंस्ट्रक्ट की कहाँ पे? हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को गो थ्रू किया क्यूएसओ के अंदर भी और पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर भी। फर्दर मोर अगर कोई ऐसा एक्ट आ जाए कि जिस एक्ट के लिए हमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, हमें डॉक्यूमेंट को समझने के लिए, यानी कि समझ तो हम चुके हैं लेकिन उस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को हेल्प देनी है उस एक्ट के अंदर, तो फिर आप किसकी हेल्प लेंगे? आया आप क्यूएसओ की हेल्प लेंगे, आया आप पीपीसी की हेल्प लेंगे? आप दोनों ही एक्ट्स की हेल्प नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक्ट्स जनरल लॉज हैं और दोनों एक्ट्स के अंदर अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की दी गई है तो वो उन पर्टिकुलर एक्ट्स के लिए दी गई है। अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्यूएसओ के अंदर दी गई वो क्यूएसओ पर एप्लीकेबल है, अगर पीपीसी के अंदर दी गई वो पीपीसी पर एप्लीकेबल है, लेकिन अदर स्टेट्यूट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अदर स्टेट्यूट्स पर कौन सी डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी? डेफिनेशन यही एप्लीकेबल होगी, लेकिन उसकी आप हेल्प लेंगे जर्नल क्लासेस एक्ट से। अंडरस्टैंड? खैर, फर्दर उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद आ जाता है लीगल पिटिशनर। लीगल पिटिशनर किसको कहा जाता है? यानी कि कोई भी एडवोकेट, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस हो बार का। और उसके बाद आता है नोटरी। नोटरी मीन्स पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि नोटरी कौन होगा? पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी शख्स अगर अपॉइंट किया जाता है नोटरी, तो उसको हम नोटरी का नाम देंगे रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स अ रजिस्टर ऑफ नोटरीज टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 4, यानी कि ऐसा रजिस्टर जो कि मेंटेन किया जाए अंडर सेक्शन 4। यानी सेक्शन 4 ने बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि आप रजिस्टर को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। सेक्शन 4 आगे चल के पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरिफाई होगा कि सेक्शन 4 क्या कहता है रजिस्टर के बारे में, कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक रजिस्टर मेंटेन करेगी और उस रजिस्टर के अंदर जो है किसी भी एक नोटरी को रजिस्टर्ड कर देगी। अंडरस्टैंड? फर्दर उसके बाद आते हैं हम किसकी तरफ? सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 कहता है पावर टू अपॉइंट नोटरीज। पावर टू अपॉइंट नोटरीज। नोटरीज को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा? सेक्शन 3 ने ये बता दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरी या उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट may appoint notaries any legal petitioners or any other persons who possess such qualification as may be prescribed। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी नोटरीज के लिए? लीगल पिटिशनर को। अगर लीगल पिटिशनर अवेलेबल ना हो तो फिर फर्दर जो कि इस एक्ट के क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरता हो तो किसी भी पर्सन को नोटरी अपॉइंट किया जा सकता है। अब आते हैं किसकी तरफ? रजिस्टर्स, जो कि मैं कह रहा था कि रजिस्टर्स मेंटेन किए जाएंगे। तो सेक्शन 4 ने बात की रजिस्टर्स की, किस तरीके से रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाएगा। सेक्शन 4 ने क्या बताया कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल मेंटेन इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ठीक है, द रजिस्टर ऑफ द नोटरीज अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट एंड एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के तहत वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एज नोटरीज। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं एज नोटरीज। नोटरी होता कौन है आखिर? जो किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सके, अटेस्ट कर सके, उस डॉक्यूमेंट में फर्दर क्या कर सके, उस डॉक्यूमेंट को जो है स्टैम्प्स वगैरह लगा सके, उसको हम नोटरीज कहते हैं। वो भी आगे चल के मैं बता देता हूँ आपको।
अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सब क्लास 2 के अंदर उसने क्या फर्दर एलोबरेट किया कि एवरी सच रजिस्टर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कि रजिस्टर के अंदर वो क्या क्या लिखेगा, हिज फुल नेम, जो नोटरी होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस और प्रोफेशनल एड्रेस। फिर सेकेंडली क्या आ जाएगा कि द डेट ऑन विच नेम वाज इंटर्ड, डेट ऑफ इंटर्ड, और फिर फर्दर क्या, हिज क्वालिफिकेशन, और फिर उसके बाद आ जाता है एन अदर पर्टिकुलर्स विच मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है सेक्शन 5 की तरह एंट्री ऑफ नेम्स इन द रजिस्टर्ड एंड इश्यू ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, एंट्री ऑफ नेम्स एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को कब कब इशू किया जाएगा, उसको रिन्यू कब किया जाएगा, और उसके अलावा नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। एवरी नोटरी हु इंटेंड्स टू प्रैक्टिस, यानी कोई भी ऐसा शख्स जो कि नोटरी बनना चाहता है, नोटरी की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसकी सारी बायोडाटा लिखी जाएगी। पेमेंट देगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रिस्क्राइब जो भी फ़ीस होगी पर्टिकुलर, वो फ़ीस सबमिट करेगा, और उसके बाद उसका नाम जो है उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाएगा। फिर उसको एक इशू कर दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट, और ये फर्दर बताया गया इसी सेक्शन के अंदर कि वो जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो कितने साल के लिए होगा, 3 ईयर्स के लिए होगा, और 3 ईयर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वो उसको रिन्यू करवा सकता है मज़ीद 3 ईयर्स के लिए। सेक्शन 6 क्या कहता है, एनुअल पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ नोटरीज, एनुअल पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ नोटरीज। ठीक है, सेक्शन 6 बात करता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शल नॉट लेटर देन द एंड ऑफ जनवरी, यानी कि जो एनुअल पब्लिकेशन की लिस्ट होगी वो कब होगी, नॉट लेटर देन जनवरी, जनवरी के जो है एंड से पहले पहले हर साल। ठीक है, पब्लिश ऑफिशियल गजेट अ लिस्ट ऑफ नोटरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट नोटरीज जिन जिन शख्स को नोटरीज अपॉइंट कर देगी उनकी लिस्ट बनाई जाएगी जनवरी एंड होने से पहले पहले। जैसे कि बैंक का ईयर होता है 1 जुलाई टू 1 जुलाई, इसी तरीके से इसका जो ईयर होगा वो होगा बिफोर एंड ऑफ द जनवरी। सील ऑफ नोटरीज, सील ऑफ नोटरीज, नोटरीज की सील के बारे में बताया गया, एवरी नोटरी शैल हैव यूज ऑक्यूपेशन में अराइज सील फॉर्म ऑफ डिज़ाइन एज में प्रिस्क्राइब, यानी कि रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब का बात कब आते हैं कि अगर आपको ये पता ना हो कि प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, या सेकेंडली प्रिस्क्राइब मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी कि जो इसके रूल्स हैं उस रूल्स के अंदर बताया गया है फर्दर कि जो है नोटरी कौन कौन से सील बना सकता है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी सील बना सकता है या नहीं बना सकता। ठीक है, तो उस सील की बात की जा रही है। फंक्शंस ऑफ नोटरीज जो अभी मैं आपको बता रहा था, सेक्शन 8 आइडेंटिफाई करेगा फंक्शंस ऑफ नोटरीज, नोटरीज के फंक्शंस क्या क्या है। अब यहाँ पर फंक्शंस को आप लिख लें। ठीक है, सबसे पहले क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है, और उसके अलावा जो है सर्टिफाई कर सकता है, या एग्जीक्यूट कर सकता है, अटेस्ट कर सकता है एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडली क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एनी प्रोमिसरी नोट, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट और पेमेंट और डिमांड बेटर सिक्योरिटी, एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी हुंडी, कोई भी प्रोमिसरी नोट, और फिर नेक्स्ट जो है आ जाता है नोट एंड विड्रॉ शिप्स प्रोटेस्ट, बोट प्रोटेस्ट,
और अदर कमर्शियल मैटर्स, जितने भी कमर्शियल मैटर्स हैं, जिस तरीके से शिप के मैटर्स होते हैं, तो उनको भी क्या कर सकता है, नोट डाउन कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है ओथ को, एफिडेविट को एडमिनिस्टर कर सकता है, किसको, ओथ को या फिर एफिडेविट को। कौन सा एफिडेविट, कौन सा ओथ, जो कि कोई भी पर्सन लेगा किसके लिए, ड्यूरिंग एफिडेविट। फर्दर मोर फिर क्या आ जाता है, ट्रांसलेट और वेरीफाई ट्रांसलेशन एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी ट्रांसलेशन भी कर सकता है। और उसके बाद आ जाता है कि एनी अदर एक्ट विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एनी अदर एक्ट which may be prescribed। उसके बाद बार ऑफ प्रैक्टिस विदाउट सर्टिफिकेट, सेक्शन 9 क्या करता है, बार ऑफ प्रैक्टिस विदाउट सर्टिफिकेट। क्या विदाउट सर्टिफिकेट कोई प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो कह रहे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नो पर्सन शल प्रैक्टिस एज अ नोटरी और डू एज अ नोटरीज एक्ट अंडर द ऑफिशियल सील अनलेस होल्ड सर्टिफिकेट। जब तक वो सर्टिफिकेट होल्ड नहीं करेगा तब तक वो जो है एज अ नोटरी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई भी शख्स जो है प्रेजेंटेशन करता है, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है पेमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ नोटरी, यानी कि कहने का मकसद क्या हुआ कि नोटरी की बिहाफ पे, नोटरी अगर किसी को अपने पावर्स डेलीगेट कर दे, मैं क्या कहता हूँ, मैं एक नोटरी हूँ और मैं जो है मिस्टर ओसामा को कह देता हूँ कि आप मेरी बिहाफ पर जो है नोटरी बन सकते हैं, आप मेरे जो है असिस्टेंट बनकर भी ये एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर ये जो है मेरी बिहाफ पर ये एक्ट तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं कर सकते। फिर बात करता है सेक्शन 10 रिमूवल ऑफ नेम्स की, रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम रजिस्टर से कब जो है एक नोटरी का नेम रिमूव किया जाएगा, फर्स्टली या तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, सेकेंडली या तो वो प्रॉपर जो है एनुअल फीस सबमिट ना करे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और थर्डली ये भी कि अगर वो खुद ही रिक्वेस्ट कर दे कि मेरा नाम रिमूव कर दिया जाए रजिस्टर से, तब भी उसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद हैज़ बीन फाउंड अपॉन इंक्वायरी प्रिस्क्राइब मैनर टू बी गिल्टी ऑफ सच प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, या उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया तब भी उसका नाम रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 11 की तरफ जाएं तो सेक्शन 11 कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ नोटरीज पब्लिक इन अदर लॉज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटरीज पब्लिक इन अदर लॉज, कि आप नोटरी पब्लिक को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे अदर लॉज के अंदर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 एनी रेफरेंस टू अ नोटरी पब्लिक इन अदर लॉ शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रेफरेंस टू अ नोटरी इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि इस ऑर्डिनेंस को आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, कर सकते हैं अदर लॉज के अंदर सब्जेक्ट टू द सेक्शन 16। अब सेक्शन 16 को ये सब्जेक्ट बना रहा है। सेक्शन 16 आखिर कहता क्या है कि सेव ऑफ एक्ट 1881 nothing in this ordinance affects the provisions of the negotiable instrument act, यानी कि negotiable instrument act के किसी भी प्रोविजन को ये ऑर्डिनेंस इफेक्ट नहीं करता। तो फिर किसको इफेक्ट करता है, ये ऑर्डिनेंस दूसरे लॉज को इफेक्ट कर रहा है कि दूसरे लॉज की अंदर अगर कोई भी बात लिखी है तो आप उसके अंदर जो है इसी एक्ट को फॉलो करेंगे, इसी को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, इसी की हेल्प लेंगे, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आप इसकी हेल्प नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आ जाता है कि पेनल्टी ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 13 पेनल्टी ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज नोटरी। अगर कोई शख्स जो है खुद को फॉल्सली रिप्रेजेंट करे कि वो नोटरी है, तो फिर उसको क्या सज़ा दी जाएगी, उसको जो सज़ा दी जाएगी वो 3 months दी जाएगी विद फाइन और बोथ, ठीक है।
और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस की कॉग्निजेंस कौन लेगा। फर्दर बताया नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस नोटरी एक्सरसाइज प्रॉपर टू बी फंक्शंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस। कंप्लेंट दी जाएगी, किसको कंप्लेंट दी जाएगी, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को, फर्स्ट क्लास। और फिर सेक्शन नंबर आ जाएगा आपका सेक्शन, सॉरी ये सेक्शन 12 और सेक्शन 13, उसके बाद सेक्शन 14 आ जाता है। सेक्शन 14 बात करें रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स कॉग्निजेंस नोटरी एक्ट डन बाय द फॉरेन नोटरीज, एक्ट्स डन बाय फॉरेन नोटरीज। फॉरेन नोटरीज से अगर कोई एक्ट हो जाए और पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इफ़ द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट बाय द लॉ और प्रैक्टिस ऑफ एनी कंट्री प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब की बात कर रहा है ये। द नोटरीज एक्ट नोटोरियल एक्ट्स डन बाय द नोटरीज विद इन पाकिस्तान लिमिटेड पर्पसेस, यानी कि पर्पस को भी लिमिट कर दिया, लिमिटेड पर्पसेस, लिमिटेड पर्पसेस के लिए अगर कोई फॉरेन नोटरी कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है और फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है, फेडरल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, तो फिर उनके एक्ट को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, डिक्लेयर कर सकती है उस एक्ट को लॉफुल, क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है उस एक्ट को लॉफुल के वो एक्ट जो है परफॉर्म हुआ था वो लॉफुल है। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स, 15 जो है क्या कहता है, पावर टू मेक रूल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न होता है किसी भी एक्ट को समझने के लिए, किसी भी ऑर्डिनेंस को समझने के लिए, कि हर एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न होती है कि जो है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, कि हाई कोर्ट क्या कर सकती है, रूल मेकिंग पावर रखती है, हाई कोर्ट जो है रूल्स बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स कैरी आउट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की हेल्प के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। The qualifications of notary form the manner of the appointment of notary may be made for the disposal of application, application को की disposal के लिए। Further the certificate, proof of character, integrity, ability, competent of any person, यानी कौन सा शख्स competent है, कौन सा शख्स competent नहीं, इन सब चीज़ों के लिए rules बना सकती है। The fees payable, यानी कि फ़ीस कितनी होगी, प्रिस्क्राइब कितनी की जाएगी फ़ीस को, ठीक है। नोटोरियल एक्ट के लिए फ़ीस कितनी होगी, फॉर्म किस तरीके से बनाया जाएगा, फॉर्म्स के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, और डिज़ाइन किस तरीके से किया जाएगा, सील्स को मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा, और एक नोटरी जो है अपनी सील्स को क्या पर्सनली अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है शेप दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, वो भी इसके अंदर बताया गया। फिर उसके बाद 16 ने क्या कर दिया, इफ़ेक्ट कर दिया कि सेव नथिंग इन दिस ऑर्डिनेंस इफेक्ट्स द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड, इससे को रिलेटेड, तो उन पर नोटरी पब्लिक एक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, बाकी अदर लॉज पर इफेक्ट है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट दैट ऑल और एनी पावर्स एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस और रूल्स शैल इन द सर्कमस्टांसेस विद इन सच एरिया सच कंडीशंस इफ एनी प्रिस्क्राइब नोटिफिकेशन बी एक्सेसाइबल आल्सो बाय द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट। यानी कि सेक्शन हमारे पास जो 16A है उसने क्या एलोबरेट किया, उसने एलोबरेट किया डेलीगेशन को। डेलीगेशन होता क्या है, डेलीगेशन मींस कि एक शख्स अपने पावर्स, अपने इख्तियार किसी और शख्स को दे दे। तो इस एक्ट के अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंदर ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि एक शख्स, एक नोटरी अपने नोटोरियल एक्ट्स किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेट भी कर सकता है। अंडरस्टैंड। तो आज हमने क्या समझा, नोटरी पब्लिक एक्ट भी कहते हैं इसको, नोटरी पब्लिक ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, और नोटरी ऑर्डिनेंस 1961 को आज हमने समझा कि नोटरी कौन कौन से एक्ट्स को परफॉर्म कर सकता है अपने ऑफिस को होल्ड करते हुए, वो भी समझ लिया हमने। फंक्शंस उसके क्या क्या हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सेक्शन 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नोटरी जो है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो? हाँ, बाकी इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट का भी फ़र्क आपको आज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।